सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने के विरोध और तीर्थ स्थल की मान्यता के समर्थन में जैन समाज ने देश भर में विरोध का बिगुल फूंक दिया। ये मामला कितना संवेदनशील है इसका पता इससे भी चलता है कि इन्हीं मांगों के समर्थन में जैन मुनियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। और ऐसे ही आंदोलनकारी मुनि सुगय सागर का एक दिन पहले जयपुर में निधन हो गया, जिनकी ढोल यात्रा में बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालु शामिल हुए। बताया गया कि 72 साल के जैन मुनि सुगय सागर 25 दिसंबर से आमरण अनशन पर थे। दिसंबर की 25 तारीख से एक तरह से उन्होंने व्रत के साथ साथ आमरण अनशन चालू कर दिया और आज उनकी उत्तम सहजता शांति बिना क्लेश के बड़े आनंद के साथ समाधि हुई। जैन मुनि की समाधि के बाद एक और मुनि समर्थ सागर भी सम्मेद शिखर जी की पवित्रता बनाए रखने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। इस बीच इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर भारत की पंथ निरपेक्ष छवि को दुनिया भर में खंडित करने का आरोप लगाया। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सरकार को धार्मिक स्थलों की पवित्रता बरकरार रखने की सलाह दी। देहरादून में कार हादसे का शिकार हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत को आगे के इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। बीसीसीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि ऋषभ पंत को एयर एम्बुलेंस के जरिए देहरादून से मुंबई लाया गया। मुंबई में पंत को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर दिनशा पारदीवाला की देखरेख में उनका इलाज चलेगा। मुंबई के अस्पताल में ऋषभ पंत की सर्जरी भी की जाएगी। इस दौरान बीसीसीआई की मेडिकल टीम लगातार पंत की रिकवरी की निगरानी करेगी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा है कि पंत के इलाज का पूरा खर्च बोर्ड उठाएगा। बता दें कि 30 दिसंबर को तड़के ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार देहरादून में हादसे का शिकार हो गई थी। उसके बाद से ही उनका इलाज देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था। भारी बारिश के बाद सऊदी अरब में नदियां उफान पर आ गई हैं, जिससे जेद्दा, मक्का और मदीना समेत कई बड़े शहरों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। राजधानी रियाद के आसपास के इलाकों में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां बहने वाली नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगा है। जो नदियां साल भर सूखी नजर आती हैं, उनमें सैलाब नजर आया। रियाद के करीब उशैकर से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसमें नदी उफान पर बहती नजर आई। इस्लाम के दूसरे पवित्र स्थल मदीना में तो हालत और भी खराब नजर आई। वहां बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, सड़कें नहरों में तब्दील हो गई, पूरा शहर टापू की तरह दिखने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया और कई सड़कें भी बंद करनी पड़ी। इससे पहले जेद्दा शहर से भी बारिश और सैलाब की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। 2 महीने पहले भी सऊदी अरब में ऐसे ही हालात नजर आए थे, जब भारी बारिश और बाढ़ की वजह से वहां 2 लोगों की जान चली गई थी। वहीं हिमाचल विधानसभा के शीत सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा हुआ। भारी हंगामे के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। सतलुज यमुना लिंक विवाद को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई बैठक बेनतीजा रही। बैठक में जल विवाद सुलझाने पर सहमति नहीं बन पाई। उदयपुर में फर्नीचर बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में प्लेटफॉर्म पर खड़ी EMU ट्रेन के कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रेन में आग लगने के बाद यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाई। मंगलवार को यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले मकीव का शहर पर हिमार्स मिसाइल से हमला कर उसके 400 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा किया था, जबकि रूस ने कहा था कि उसके 63 सैनिक मारे गए। लेकिन बाद में जब लोगों का गुस्सा फूटा तो रूस के रक्षा मंत्रालय ने पाला बदल दिया। रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन की ओर से किए गए हमले में उसके 89 सैनिक मारे गए हैं। К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин. Всем пострадавшим, семьям погибших. रूस जहां इस हमले की जांच कर रहा है, वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन ये हमला इसलिए कर सका क्योंकि रूसी सैनिक अवैध तरीके से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक हो गई और यूक्रेन ने अटैक कर दिया। В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование вопреки запрету
जिस तरह से यूक्रेन ने डोनेस्क में रूसी सेना पर हमले कर उसके सैनिकों को शहीद किया, उससे यूक्रेन की आक्रामकता जाहिर होती है, लेकिन इसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं। क्योंकि इस हमले की वजह से रूस के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोगों ने मारे गए रूसी सैनिकों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। हालांकि ज़ेलेंस्की की आर्मी अब भी रूसी फौज को निशाना बनाने से पीछे नहीं हट रही, जिसकी तस्दीक हुई एक वीडियो से, जिसमें रूस की सेना पर यूक्रेन की ड्रोन आर्मी बम बरसाती नजर आई। बताया जा रहा है कि ये हमला रात को किया गया, जिसमें रूसी सैन्य अड्डों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। यही नहीं, यूक्रेन सेना की ओर से जारी एक वीडियो में तो ड्रोन रूसी टैंकों को आग के गोले में तब्दील करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। मिशन पर शुरुआती खर्च 19,744 करोड़ रुपए होगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक हब बनाना है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन देश को धीरे धीरे औद्योगिक, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों के डीकार्बनाइजेशन की ओर ले जाएगा। साथ ही आयात होने वाले जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आएगी। मिशन के जरिए भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। मिशन के तहत वर्ष 2030 तक सालाना 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित किया जाए, इस दृष्टि से काम किया जा रहा है। 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का लक्ष्य हम प्राप्त करें और जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी की है, उस दृष्टि से ये बहुत उपयोगी होगा। सऊदी अरब के मरसूल पार्क स्टेडियम में उस वक्त जबरदस्त शोर गूंज उठा जब स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैदान पर पहुंचे। ब्रिटिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ चुके रोनाल्डो सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नस्र से जुड़ गए हैं और अब वो यूरोप के किसी क्लब की बजाय सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नस्र से खेलेंगे, जिसकी औपचारिक शुरुआत मंगलवार को मरसूल पार्क स्टेडियम से हुई। रोनाल्डो अल नस्र क्लब की जर्सी में जैसे ही स्टेडियम में दाखिल हुए, जबरदस्त आतिशबाजी शुरू हो गई। लगा जैसे पूरा रियाद जगमगा उठा हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखने के लिए हजारों की तादाद में फुटबॉल के चाहने वाले वहां पहुंचे थे, जो अल नस्र क्लब की 7 नंबर की जर्सी में रोनाल्डो को देखकर जोश खरोश में चिल्लाने लगे। ये फुटबॉल और उसके एक महान खिलाड़ी की एक झलक देख पाने का खुमार ही था कि जब तक रोनाल्डो मैदान में रहे, ये शोर कम नहीं हुआ। रोनाल्डो ने कहा कि मेरे लिए ये खुशी और सम्मान की बात है। क्लब में लगातार अनदेखी से नाराज रोनाल्डो ने नवंबर 2022 में मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दिया था, जिसके बाद वो एक फ्री एजेंट थे। मरसूल पार्क स्टेडियम में रोनाल्डो का जबरदस्त स्वागत हुआ। रोनाल्डो फुटबॉल पर ऑटोग्राफ देते हुए आगे बढ़े और एक किक के साथ उसे स्टेडियम में बैठे लोगों की तरफ उछाल दिया। रोनाल्डो अब अल नस्र क्लब के लिए स्ट्राइकर होंगे। रोनाल्डो फुटबॉल उछालते हुए मैदान में दौड़ लगा रहे थे और तभी उनका परिवार भी स्टेडियम में पहुंचा। उनके बच्चों ने भी अपने पिता के नाम वाली जर्सी पहन रखी थी। स्टेडियम में जबरदस्त जश्न के बाद रोनाल्डो ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और अपने नए क्लब के खिलाड़ियों से मुलाकात की। रोनाल्डो ने अल नस्र क्लब में शामिल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास दुनिया भर के देशों से प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब को चुना और ये फैसला लेकर उन्हें खुद पर गर्व हो रहा है। Many opportunities in Europe, many clubs in Brazil, in Australia, US, even in Portugal, many clubs try to sign me. रोनाल्डो ने कहा कि वो एक अनोखे खिलाड़ी हैं और यूरोप में फुटबॉल के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, इसलिए अब वो यहाँ भी कुछ रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। As you mentioned before, in Europe, my work it's done. I won everything. I played the most important clubs in Europe, and for me now it's a new challenge. मैनचेस्टर यूनाइटेड से अलग होने के बाद रोनाल्डो ने पिछले हफ्ते ही सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसकी कीमत $211 मिलियन यानी करीब 1,746 करोड़ रुपए होगी। ये किसी भी फुटबॉलर के लिए अब तक सबसे बड़ी डील है।